लास्ट क्लास में हमने संबंधों के प्रकार स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के विषय में अध्ययन किया और कुछ उदाहरणों के माध्यम से दिए गए संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध के विषय पर जानकारी दी। आज प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और हल करके संबंध के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में संबंध R हमको दिया गया है 1, 2, 2, 1 और 2, 3 द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो पहला स्थिति देखते हैं। यहाँ 1, 2 R में है तो दिखाता है कि इसका विपरीत 2, 1 भी R में है, इसलिए सममित होगा, अपन बता सकते हैं। अब 1, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, ना तो 1, 1 है, ना ही 2, 2 है, ना ही 3, 3 है। तो 1, 1 इस R में है ही नहीं, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। एक और देखते हैं, इसका तीसरा पॉइंट 1, 2 R में है, 2, 3 भी R में है। 1, 2 R में है, 2, 3 भी R में है। तो इसका मतलब है कि 1, 3 भी R में होना था। अगर ऐसा होता तो ये संक्रामक भी होता, परंतु 1, 3 यहाँ R में उपस्थित नहीं है, तो इज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, इसलिए संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं। बस इतना ही इसमें आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसके बाद। तो प्रश्न क्रमांक 4 में कहा गया है कि A जो समुच्चय है ऐसा है X belongs to Z such that 0 से बड़ा या बराबर है X, छोटा या बराबर है A। निर्माण रूप में दिया है A, हम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमारे पास A होगा। अब इसका जो पहला प्रश्न दिया है वो R में है AB such that mod of AB 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। तो सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए आवश्यक है कि दिया गया संबंध स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तो हम R का जो निर्माण रूप है उसको अगर सारणीबद्ध रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। देखिए, हमको यहाँ से अवयव लेना है और ऐसा अवयव लेना है जिसका अंतर करने के बाद निरपेक्ष मान जो लेंगे वो 4 का गुणज हो। तो हमारे पास 0 है तो हम क्या ले सकते हैं, 0, 4 ले सकते हैं, 0, 0 ले सकते हैं, 0, 4 ले सकते हैं, 0, 8 ले सकते हैं और 0, 12 भी ले सकते हैं। 12 और 0 का जो भी अंतर मिलेगा वो 4 का गुणज होगा।
इनको ले सकते हैं और इनका विपरीत भी ले सकते हैं, वो विपरीत को बाद में लिखेंगे। अब जैसे एक को लेते हैं, ठीक है, तो एक और एक को लेंगे, तो एक में से एक गया, शून्य मिलेगा, तो शून्य भी 4 का गुणज होगा, तो वहां भी क्लियर है। फिर हमको क्या लेना पड़ेगा, 1 5, फिर 1 9, फिर 1 13 होना चाहिए। तो चूंकि 13 हमारे ए में है नहीं, इसलिए ये वाला हिस्सा हमको छोड़ना होगा। अब 2 से लेकर के शुरू करें तो 2 और 2 ले सकते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंस होगा 0, तो वो तो डिविजिबल होगा 4 से, या उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर 2 6 ले सकते हैं, 2 10 ले सकते हैं, परंतु 2 16 नहीं ले सकते। इसी प्रकार 3 3 ले सकते हैं, 3 7 ले सकते हैं, और 3 11 ले सकते हैं, ठीक। फिर ले सकते हैं 4 4, फिर ले सकते हैं 4 8, और फिर ले सकते हैं 4 12, फिर 5 5 ले सकते हैं, 5 9 ले सकते हैं, और 5 13 ले सकते हैं। फिर ले सकते हैं 6 6, और 6 10 ले सकते हैं, फिर 6 14 ले सकते हैं, फिर 7 7 भी ले सकते हैं, फिर 7 11 ले सकते हैं, और 7 15 भी ले सकते हैं। फिर 8 8 भी ले सकते हैं, 8 12 भी ले सकते हैं, फिर ले सकते हैं 9 9, 9 4 13 ले सकते हैं। फिर यहां लिखते जा रहा है 10 10 ले सकते हैं, 10 14 ले सकते हैं, 11 11 लिख सकते हैं, 11 15 लिख सकते हैं, 12 12 लिख सकते हैं, परंतु 12 16 नहीं लिख सकते। फिर 13 13 भी लिख सकते हैं, 14 14 भी लिख सकते हैं, 15 है तो 13 भी नहीं है, इसलिए 12 के बाद नहीं लिखेंगे। कितना लिखेंगे? अब सबके साथ ये जो 0 0 है, 4 0 है, 6 0 है, तो सबके साथ 0 वाला भी एक छूट रहा है। कौन सा 0 वाला? तो 1 0 नहीं आएगा, 4 0 होगा। इसका विपरीत लिख सकते हैं, 4 0 8 0 12 0। तो हमारा R जो दिखाएंगे तो इस रूप में आएगा पूरा। एक तरीका हमारे पास ये हुआ कि हम दिए गए निर्माण रूप को पूरा सारणीबद्ध रूप में चेंज कर लिए। अब हमको इसको स्वतुल्य दिखाना है, सममित दिखाना है, और संक्रामक भी दिखाना है। तो पहला कंडीशन देखते हैं। तो हमारे A में 0 से लेकर के 12 तक अवयव था, तो हमारा स्वतुल्य का डेफिनेशन क्या है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, x, x बिलोंग्स टू R होना चाहिए। यानी आपके समुच्चय A में जितने भी अवयव हैं, प्रत्येक अवयव का युग्म स्वयं का स्वयं के साथ होना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, 7 7 है, 8 8 है, 9 9 है, 10 10 है, 11 11 है, 12 12 है। ठीक है, 12 ही तक था, तो 12 तक यानी सबका है। तो यहाँ अपन चाहें तो फिर पूरा लिख सकते हैं, ये सब है अपने पास, बिलोंग्स टू R है, इसलिए स्वतुल्य है। दूसरा देखते हैं सममित के लिए। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाऊंगा तो समझाने में मेरे को दिक्कत होगा। ठीक है, अब सममित लिखना। तो सममित का क्या है? x, y
belongs to R implies that y, x belongs to R होना चाहिए। जितने भी अवयव हैं इसके अंदर उसका विपरीत होना चाहिए, तब तो ठीक है। 0 0 है तो 0 0 स्वयं उसका विपरीत हुआ। 0 4 है तो 4 0 है। 1 9 है तो कहीं ना कहीं 9 1 होना था, वो छूट रहा है लिखने में। यहाँ पर आएगा 9 1, क्योंकि वो भी उसका अंतर हुआ 8, तो 9 1 भी है। 4 8 है तो 1 4 भी होना चाहिए, तो वो हमारा कम अंक वाला लेना छूटा हुआ है। 8 4 भी आएगा। 8 0 तो ले चुके हैं। वैसे ही 10 है तो 10 2 भी आना चाहिए था। तो इस प्रकार से जब संख्या बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर हमको इसको हल करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो उस कंडीशन में फिर आप सारणीबद्ध रूप का इस्तेमाल ना करते हुए आप उसको दूसरे ढंग से इस्तेमाल करिए। जैसे x y बिलोंग्स टू R है तो परिभाषा से क्या होगा, इसलिए x ऋण y 4 का गुणज होगा। ठीक है, इस हिस्सा को मिटा दीजिए। तब हम लिखने के तरीका को बदलते हैं जब बहुत ज्यादा सारणीबद्ध संख्या हो जाए तो x ऋण y नियम क्या है R का, x y ऐसा है कि x ऋण y का निरपेक्ष मान 4 का गुणज है। तो हम लेते हैं कि x y किसका अवयव है, R का, इसलिए x ऋण y का निरपेक्ष मान 4 का गुणज होगा। और हम इसको पलट दें y ऋण x, तो निकलने के लिए तो ऋण चिन्ह निकलेगा, लेकिन निरपेक्ष मान होने के कारण वापस चिन्ह बदल धन हो जाएगा। और x ऋण y अगर 4 का गुणज है तो y ऋण x भी 4 का गुणज होगा। 4 का गुणज है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि y x बिलोंग्स टू R। तो देखिए अगर x y R में है तो y x को भी अगर आप R में दिखा देते हैं तो आपका दिया गया संबंध क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा, इसलिए सममित है। ठीक, अब आता है संक्रामक दिखाने के लिए। तो संक्रामक दिखाना होगा तो तीसरा पॉइंट है कि x y बिलोंग्स टू R, y z बिलोंग्स टू R implies that x z belongs to R। हमको ऐसा दिखाना पड़ेगा। अब सारणीबद्ध रूप वाले को क्यों हटा दिया, क्योंकि देखिए अगर संख्या R के अंदर लिमिटेड है, लिमिटेड तो यहाँ भी था, परंतु बहुत ज्यादा मात्रा में होने के कारण हमको उसको हल करने में तकलीफ होता है। तब हम उसको थोड़ा परिमेय व्यंजक के रूप में या चर संख्या के माध्यम से प्रूव करें तो ज्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ देखेंगे x y बिलोंग्स टू R, इसलिए क्या होगा, x ऋण y का निरपेक्ष मान 4 का गुणज होगा। y ऋण z भी बिलोंग्स करता है तो y ऋण z का निरपेक्ष मान भी y ऋण z 4 का गुणज होगा, ऐसा लिखो। अब मापांक चिन्ह को थोड़ी देर के लिए हटा लें तो x ऋण y 4 का गुणज है और y ऋण z भी 4 का गुणज है। अब इन दोनों को अगर जोड़ें तो बहुत सिंपल है। अगर 4 10 मान लीजिए 2 से विभाजित है और 12 भी 2 से विभाजित है, तो 10 और 12 का योग 22 हुआ, वो भी 2 से विभाजित होता है। उसी गुण का इस्तेमाल करेंगे कि x ऋण y 4 का गुणज है, y ऋण z भी 4 का गुणज है, अतः x ऋण y धन y ऋण z दोनों को जो जोड़ेंगे वो भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। तो y y कट गया, मतलब आपको क्या मिला, x ऋण z, x ऋण z मिला। इसका मतलब निरपेक्ष मान x ऋण z 4 का गुणज है, इसलिए x z बिलोंग्स टू R। तो देखिए हम लेकर के किसको चले थे कि x y R में बिलोंग करता है, y z भी R में बिलोंग करता है, तो हमको मिलना चाहिए कि x z भी R में बिलोंग करेगा, तो ऐसा मिला।
अतः यह क्या हुआ, संक्रमित भी हुआ। स्वतुल्य दिखा दिए, सममित भी दिखा दिए और संक्रमक भी दिखा दिए। तो यह संबंध जो है तुल्यता संबंध है। तो स्टार्टिंग में इसको लिखने का जो तरीका मैं R बराबर लिखा था बड़ा रूप में, उसको यदि नहीं लिखते हैं तो सेकेंड पार्ट तो आप ऐसे ही बनाएंगे, थर्ड पार्ट आप ऐसे ही बनाएंगे, फर्स्ट पार्ट को और कैसे लिख सकते थे उसको भी यहाँ पर बता देते हैं। तो स्वतुल्य लिखने का तरीका वो जो था काफी लंबा पड़ रहा था, तो उसको थोड़ा चेंज करके आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या होता है, x, x belongs to R और all x belongs to A, ये लिखना पड़ता है। तो अगर ऐसा है तो x ऋण x 4 का गुणज होगा ही, या नहीं होगा? x ऋण x क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर आप x की जगह पर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 4 लेंगे तो भी 5 लेंगे तो भी तो 4 का गुणज है, क्योंकि शून्य जो है 4 से विभाजित होता है, इसलिए स्वतुल्य है, बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। तो जो बड़ा रूप लिखे थे उसको हटा करके चाहें तो आप इसको लिख देंगे, फिर इसको लिखेंगे और जो तीसरा लिखा था उसको लिख सकते हैं। इस प्रकार हम तुल्यता संबंध सिद्ध कर सकते हैं। फिर इसी में पार्ट 2 में दिया है R बराबर AB सच दैट A इज इक्वल टू B है। इसी का दूसरा भाग में R दिया है AB सच दैट A इज इक्वल टू B। अब इसमें अगर मैं R लिखूंगा तो क्या क्या आएगा, देखिए हम ऐसा अवयव लेंगे जो दोनों कैसे हैं, बराबर है, और A में हमारे पास क्या क्या था, 0 से 12 तक है, तो हम 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब लेंगे। फिर उसको लिखूंगा तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम पहले देखें स्वतुल्य कैसे प्रूव करना है। इसको स्वतुल्य के लिए क्या होगा, A belongs to R और all A belongs to कैपिटल A की जगह X भी लिख सकते थे। तो A बराबर A तो होगा ही, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। जब A कॉमा B में A बराबर B बोल रहा है तो A कॉमा A लेंगे तो A बराबर A होगा। और फिर चाहे इस समुच्चय A का आप कोई भी अवयव उठा लीजिए, 2 4 6 5 7 9 सबके लिए हो जाएगा, अतः स्वतुल्य है। फिर दूसरा पार्ट देखना है सममित। तो सममित के लिए क्या देखेंगे, A, B belongs to R सूचित करता है कि B, A belongs to R मिलना चाहिए। तो ये बहुत आसान है, चूंकि A, B belongs to R, इसलिए A बराबर क्या होगा, B होगा। अब हम इसको ऐसा तो लिख सकते हैं ना, अतः B बराबर A, तो A बराबर B है तो A भी बिलोंग टू R है, और B बराबर A होगा तो क्या होगा, B, A बिलोंग्स टू R होगा। तो देखिए इसको लेकर के चले, ये आ गया, इसलिए सममित है। अब बचा संक्रमण वाला, तो संक्रमक गुण को कैसे देखेंगे, संक्रमक, इसके लिए हमको दिखाना पड़ेगा A, B belongs to R, B, C belongs to R implies that A, C belongs to R। अगर ऐसा हो जाता है तो हम इन दोनों को लेकर के चलेंगे और ऐसा हिस्सा लाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्योंकि A, B belongs to R, इसलिए A बराबर क्या हुआ, B, C belongs to R, इसलिए B बराबर क्या हुआ, C। अब इन दोनों से क्या लिख सकते हैं, है कि नहीं, एक व दो, कि A बराबर B बराबर C है, A बराबर B बराबर C है, तो हम सीधा सीधा A बराबर C को लिख सकते हैं ना भाई। A बराबर क्या लिख देंगे, C लिख देंगे, और A बराबर C आया तो हमारा अगर A बराबर B है मतलब A भी किसमें है, R में, तो A बराबर C है, इसका मतलब हुआ कि AC कहाँ है, R में है।
आर में है, इसलिए क्या है, संक्रमक है। तो ये चौथे का जो भाग 2 था, इस प्रकार से आप लिखेंगे और तीनों गुण का स्पष्टीकरण यहाँ हुआ, सत्यता सिद्ध हुआ है। तो हम लिखेंगे कि अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। ठीक, फिर एक प्रश्न लेते हैं, वो प्रश्नावली का 8वां। सिद्ध कीजिए कि n गुणित n पर संबंध R AB R CD if and only if AD is equal to BC तुल्यता संबंध है। n पर संबंध दिया गया है, n क्रॉस n पर संबंध R इस प्रकार का है, AB रिलेटेड R CD if and only if AD is equal to BC। ठीक, यहां पर थोड़ा लिखने का ढंग अलग हुआ। X रिलेटेड Y का मतलब ऐसा होता है कि X Y बिलोंग्स टू R। अब यहां पर AB रिलेटेड CD लिया है, मतलब हुआ AB CD बिलोंग्स टू R, और शर्त क्या है, AD बराबर BC। तो हमको सबसे पहले क्या दिखाना होता है, स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, X RX होना चाहिए। तो यहाँ पर X ना होकर के AB है, तो ये हो जाएगा AB रिलेटेड AB, ऐसा लिखते हैं। तो क्या होगा, AB बराबर AB मिलेगा। जैसे AD बराबर क्या मिला, BC, तो यहां मिलेगा AB बराबर BA मिलेगा, AB बराबर BA मिलेगा। तो मान लीजिए कि AB बिलोंग्स टू N है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए AB बराबर BA लिख सकते हैं। तो बहुत आसान है, AB को ही तो BA बोलते हैं या BA को ही AB बोलते हैं, इसलिए हमको मिलता है AB R BA। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। ये वाला हिस्सा यहाँ से हटा, हमको स्वतुल्य के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि AB R AB यानी X रिलेटेड टू X और ऑल X बिलोंग्स टू A। तो यहाँ और ऑल AB बिलोंग्स टू N के लिए ये दिखाएंगे, अतः स्वतुल्य है। अब संक्रमित दिखाना रहता है, तो कैसे लिखते हैं, X related to Y implies that Y related to X। पलट जाना चाहिए, ये दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए दूसरा सममित दिखाना हमको, AB रिलेटेड CD। ठीक, ऐसा हम लेकर के चलेंगे, तब क्या होगा, AB बराबर BC होगा। इसी को हम उल्टा तो लिख सकते हैं ना, BC बराबर AD, BC बराबर AD लिख सकते हैं। और इसको थोड़ा सा और पलट दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, जैसे A पहले आता है तो हमको C पहले लेना है, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, CB लिख दिए। फिर लिखेंगे BC होता है तो DA लिख सकते हैं। अतः क्या हुआ, CA CD रिलेटेड टू AB लिखा गया। देखिए AB रिलेटेड CD, तो क्या मिला, A गुणा D बराबर B गुणा C। तो वैसे ही हमको अगर CB बराबर DA मिला है, तो क्या मिलेगा, CD रिलेटेड टू AB, क्योंकि C का गुणा B से हुआ है, D का गुणा A से हुआ है। ठीक, तो देखिए पलट गया, AB रिलेशन CD बराबर मिला CD रिलेशन AB, इसलिए सममित है। अब तीसरा भाग आएगा, संक्रमक है कि नहीं। संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए, X रिलेटेड Y, Y रिलेटेड टू Z
implies that x related to z। इस प्रकार का इसके लिए सिंबल हम इस्तेमाल करें। तो तीसरा भाग है ए बी रिलेटेड सी डी रिलेटेड ई एफ, तो ये दिखाएगा कि ए बी रिलेटेड ई एफ होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो चूंकि ए बी रिलेटेड सी डी, अतः क्या मिलेगा, ए डी बराबर बी सी मिलेगा। फिर सी डी रिलेटेड ई एफ है, तो क्या मिलेगा, सी एफ डी ई मिलेगा। इस प्रकार से मिला। अब इन दोनों को हमको ऐसा हल करना है कि आगे चल के हमको ये मिले कि ए एफ बराबर बी ई मिल जाए, ए एफ बराबर बी ई मिल जाए। तो इन दोनों का देखिए गुणा कर दीजिए, एक गुणा दो, तो आ जाएगा। तो जैसे ही एक गुणा दो करेंगे क्या मिलेगा, ए डी सी एफ बराबर बी सी बी। तो इधर से डी डी और सी सी कटा, तो ए एफ बराबर क्या मिला, बी ई, इसलिए ए बी रिलेटेड टू ई एफ मिल गया। ठीक, तो यही होता है, ए बी रिलेटेड सी डी रिलेटेड ई एफ। इसका मतलब है कि ए बी का रिलेशन ई एफ से आ जाना चाहिए था, तो आया, इसलिए संक्रमक है। ठीक, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको मैंने यहाँ पर आपको हल करके बताया। इसके अतिरिक्त आपको मुख्य रूप से ध्यान से कौन कौन सा उदाहरण पढ़ना है ये मैं बता देता हूँ आपको। तो आप देख लेंगे उदाहरण नंबर 22वां पढ़ लीजिए और एक 14, 15 और 16, तीन उदाहरण देख लीजिए, 14, 15, 16 और 22वां। उदाहरण क्रमांक 14, 15, 16 और 22वां। ये चार उदाहरण को विशेष रूप से पढ़िए और प्रश्नावली के जितने प्रश्न मैं आपको हल कराया हूँ उतना पढ़ लीजिए। तो संबंध में आप 5-6 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपको वार्षिक परीक्षा में इससे बाहर नहीं जाएगा। बाकी और अधिक अध्ययन करना हो तो शेष उदाहरणों को भी आप घर पर अच्छे से अध्ययन करें। ठीक।